हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मुंबई एक इलाका जहां पर चौल बनी हुई थी, जिसमें एक साथ कई छोटे छोटे घर बने हुए थे और उन घरों में बड़ी ही ज़्यादा रौनक दिखाई दे रही थी। लेकिन वहां पर सबका रहना बहुत ज़्यादा नॉर्मल था। कोई ज़्यादा अमीर या फिर और रईस इंसान वहां आसपास भी दिखाई नहीं दे रहा था। और आगे आंगन की तरफ बहुत सारे बच्चे एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। मीठी उस चौल के दरवाजे पर खड़ी सामने की तरफ देख रही थी। उसे जतिन ने फ़ोन करके यहीं पर बुलाया था। दरवाजे पर खड़ी वो अपने फ़ोन की तरफ देख रही थी और सोच रही थी कि जतिन को फ़ोन करें या ना। लेकिन वो जतिन को फ़ोन करती उससे पहले ही उसका फ़ोन बजने लगा। अपना फ़ोन बजते हुए देखकर डर गई थी कि कहीं अरनाथ का कॉल ना हो। लेकिन उस पर जब उसने जतिन का कॉल देखा तो एक राहत की सांस ली और तुरंत कॉल रिसीव किया। सामने से जतिन बोला, क्या तुम वहां पर आ गई हो जहां मैंने तुम्हें बुलाया था? मीठी ने कांपती हुई आवाज में कहा। हाँ, मैं वहीं पर खड़ी हूँ। जतिन जल्दी से बोला। ठीक है, मैं अभी एक लड़का वहां पर भेज रहा हूँ। तुम उसके साथ आगे की तरफ आ जाना। मैं अभी उठने बैठने की हालत में नहीं हूँ, इसलिए ज़्यादा चलकर नहीं आ सकता। तुम समझ रही हो ना मेरी प्रॉब्लम? मीठी ने अपना सिर हाँ में हिलाया और बोली, हाँ मैं समझ गई, तुम भेज दो। अभी उसने ये कहकर फ़ोन डिस्कनेक्ट किया ही था कि तकरीबन 1-2 मिनट में ही एक लड़का उसके पास आया और बोला, मीठी दीदी। अब उस लड़के को अपने सामने देखते हुए मीठी थोड़ा हैरान हुई। उसे पहचान में नहीं आ रहा था कि वो लड़का कौन है। लेकिन जिस तरह से उस लड़के ने उसे मीठी दीदी कहा था, वो काफ़ी अपनापन सा महसूस हो रहा था। वो उस लड़के की तरफ देखते हुए बोले, क्या तुम्हें जतिन ने भेजा है? वो लड़का हंसा और बोला, आप मुझे ऐसे हैरानी से क्यों देख रही हैं? क्या आप मुझे भूल गई? अरे मैं रघु हूँ, आपका रघु, आपका छोटा भाई। आपको पहचान में नहीं आ रहा क्या? मीठी की आंखें बड़ी हो गई। उसे तो दूर दूर तक इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसका कोई भाई है। रघु उसकी तरफ देखते हुए बोला, चलिए आप मेरे साथ, आपको देखकर माँ बाबा कितने खुश होंगे। आप सोच भी नहीं सकती, हम कब से आपको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप हैं कि हमें मिल ही नहीं रही थी। लेकिन अब हमारी तरसते हुए दिल और तरसती हुई नज़रों को जैसे एक ठंडक मिली। उसकी बात सुनकर मीठी हल्का सा मुस्कुराई। रघु उसे लेकर आगे की तरफ आया तो नीति अब एक छोटे से घर के आगे खड़ी थी। वो अंदर आई तो सामने ही उसे बेड पर एक औरत लेटी हुई दिखाई दी, जो काफ़ी बीमार लग रही थी। और उसके साथ ही एक शख्स खड़ा था, जिसके हाथों में पानी का गिलास था। जैसे ही उस शख्स ने मीठी को देखा, उसका हाथ बुरी तरह से कांपने लगा और वो तुरंत मीठी के पास आया। मीठी भी एकटक नज़रों से उन लोगों की तरफ देख रही थी। मीठी को देखते हुए वो शख्स कांपती हुई आवाज़ में बोला, मीठी बेटा। जैसे ही मीठी ने उस शख्स के मुंह से मीठी बेटा सुना, उसकी आंखों से आंसू निकल गए। उसे सच में बहुत अपनापन सा महसूस हो रहा था। उस शख्स ने तुरंत मीठी को अपने सीने से लगा लिया और रोते हुए बोला, तुम आ गई मीठी बेटा, हम कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। मीठी ने हामी भरी, लेकिन सवालिया नज़रों से उसे उस शख्स को देखने लगी। तो वो शख्स तुरंत बोला, तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? मैं तुम्हारा बाबा और ये तुम्हारी माँ। ये बोलते हुए उसने सामने बेड पर लेटी हुई औरत की तरफ इशारा किया। तो अब मीठी उस औरत की तरफ देखने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या झूठ। वो बस उन लोगों की तरफ देख रही थी। वो उस औरत की तरफ बढ़ी तो उस औरत ने बड़े ही प्यार भरी नज़रों से मीठी की तरफ देखा और बोली, तू कहाँ चली गई थी? देख तेरी चिंता में मेरी क्या हालत हो गई, और तू अब आ रही है और अभी मुझे ऐसे देख रही है जैसे मुझे पहचान नहीं रही। मीठी रोते हुए बोली,
क्या सच में आप मेरी माँ हैं? तभी वहाँ पर जतिन की आवाज़ गूंजी। हाँ, ये तुम्हारी माँ है और ये तुम्हारे बाबा। ये बोलते हुए वो एक लाठी का सहारा लेकर अंदर की तरफ आया। उसके पैर पर चोट लगी हुई थी। जतिन मीठी की तरफ देखते हुए बोला, ये लोग तुम्हारा परिवार है। मीठी, तुम मुझे तो भूल गई, लेकिन इन लोगों को तुम कैसे भूल सकती हो? पर गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो उस अरनाथ की है, जिसने जानबूझकर तुम्हें तुम्हारे परिवार से दूर रखा। जतिन की बातें सुनकर मीठी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। जतिन बड़े ही अफसोस भरी आवाज में बोला, अगर मुझे पहले पता होता ना कि मेरे जाने के बाद तुम ये सब कर बैठोगी, तो मैं कभी पैसे कमाने के चक्कर में कहीं जाता ही नहीं। भले ही हम एक वक्त की रोटी कम खा लेते, लेकिन मैं यहीं पर रहता, अपनी मीठी के पास, ताकि उसे बुरे लोगों से बचा सकूं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। मीठी, मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगी, लेकिन यही सच है। ये तुम्हारा परिवार है और मैं तुम्हारा जतिन, तुम्हारा प्यार। उसकी बातें सुनते हुए मीठी को रोना आ रहा था। वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसके सामने उसका परिवार खड़ा था, वो परिवार जिनके बारे में वो अरनाथ से पूछने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अरनाथ तो उसे कुछ बता ही नहीं रहा था। मीठी की माँ ने उठने की कोशिश की तो उसकी दर्द से चीख निकल गई। मीठी तुरंत उनके पास आई और बोली, ये आप क्या कर रही हैं? प्लीज़ आप उठो मत, अगर आपको कुछ हो गया तो। उसकी माँ रोते हुए बोली, लेकिन अगर तुम मुझे दोबारा छोड़कर चली गई तो मैं जीते जी मर जाऊंगी मीठी। तुम अब मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। उनकी बातें सुनकर मीठी का दिल जोरों से धक धक करने लगा। वो यहाँ पर आ ज़रूर गई थी, लेकिन अरनाथ को छोड़ना उसके लिए आसान नहीं था, और वो अरनाथ को छोड़ना भी नहीं चाहती थी। वो प्यार करती थी अरनाथ से, लेकिन जो हालात उसके सामने थे उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। जतिन उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो मीठी, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मेरे पास इसका सॉल्यूशन है। उसकी बात सुनकर मीठी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी, तो जतिन ने कुछ बोलना शुरू किया। उसकी बातें सुनकर मीठी की आंखें हैरत में फैल गई थी। वो अब बिल्कुल ही सुन्न हो गई थी। वो बस चुपचाप जतिन की बातें सुनती रही, और जतिन ने अपना पूरा प्लान उसे बता दिया था, जो मीठी अमरनाथ के साथ करने वाली थी। कुछ देर बाद मीठी बाहर दरवाजे की तरफ जतिन के साथ खड़ी थी। जतिन उसके चेहरे पर अपना हाथ रखकर बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मीठी। प्यार शायद तुम्हें वो अरनाथ भी करता हो, लेकिन उसका प्यार प्यार नहीं, सिर्फ छलावा है, जबकि मैं तुम्हें सच्चा प्यार करता हूँ। अब तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है। मैं तुम्हारे फैसले का इंतज़ार करूँगा। अब तुम जाओ। उसकी बात सुनकर मीठी कुछ पल उसे देखती रही और फिर वहाँ से चली गई। वो बाहर की तरफ आकर अपनी गाड़ी में बैठी और गाड़ी ठाकुर मैंशन के लिए निकल गई। कुछ देर बाद जब वो ठाकुर मैंशन के अंदर आई तो अपने कमरे में जाते हुए उसे मन्नत ने रोका और बोली, तुम ऑफिस से होकर आ गई? बड़ा टाइम लग गया तुम्हें, क्या बात? मन्नत का सवाल सुनकर मीठी एकदम हक्की बक्की उसकी तरफ देखने लगी। शेखावत मैंशन। अहान और जन्नत दोनों गाड़ी से बाहर निकले और अंदर की तरफ आए। जन्नत के कदम तेजी से चल रहे थे। वो पूरे रास्ते अहान से कुछ बोल नहीं पाई। उसे बस वो पल याद आ रहे थे जब अहान ने उसे सबके सामने किस किया। हालांकि उसे शर्म बहुत आई, लेकिन ये पल भी खुशकिस्मत लड़कियों को ही मिलता है, जिनके लाइफ पार्टनर उन्हें सच में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और आज जन्नत खुद को वही खुशकिस्मत लड़की समझ रही थी। उसे यूं भागते हुए देख अहान हंसने लगा। उसका मन कर रहा था कि एक बार फिर से जल्दी से उसके करीब जाए और उसे भागना तो दूर, अपने कदमों पर खड़ा भी ना होने दे और उसे पूरी तरह से हावी हो जाए। लेकिन वो आगे जाता उससे पहले ही उसका फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन पर फ्लैश होता हुआ नंबर देखा तो उसके चेहरे पर थोड़ी परेशानी झलकने लगी। ये फ़ोन ऑफिस से था। उसने फ़ोन रिसीव किया तो सामने से उसका पर्सनल असिस्टेंट बोला, आप कहाँ हैं सर?
सब लोग मीटिंग में आपका वेट कर रहे हैं। आधा घंटा हो गया है मीटिंग स्टार्ट हुए, लेकिन आप अभी तक नहीं आए। अहान अपने माथे पर अपना हाथ रखते हुए बोला, यार मीटिंग पोस्टपोन कर दो, मुझे नहीं आया जाएगा, मुझे कोई इम्पोर्टेंट काम है। उसका पर्सनल असिस्टेंट तुरंत बोला, लेकिन सर अगर ये मीटिंग पोस्टपोन हुई तो जसन सर को पता चलेगा, और फिर अगर उन्हें पता चलेगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। आपका आना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मीटिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी कॉन्फिडेंशियल भी। इसे हम बार बार नहीं रख सकते। अपने पर्सनल असिस्टेंट की बात सुनकर अहान भी सोच में पड़ चुका था, क्योंकि ये मीटिंग सच में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और अगर वो इस मीटिंग में नहीं जाता तो उसे जशन की 2-4 तिरछी और तीखी बातें सुनाई पड़ती। लेकिन फिर वो कुछ सोचते हुए बोला, अगर कहीं आग भी लगती है तो आई डोंट केयर, मैं फ़िलहाल बिज़ी हूँ। ये बोलकर उसने अपना फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और मेंशन के अंदर आकर सीधा अपने कमरे में बढ़ गया। जन्नत जो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी और साथ ही साथ अपने क्लोजेट से अपने कपड़े भी निकाल रही थी। जैसे ही उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी, उसका दिल ज़ोरों से धक धक करने लगा। अहान को कमरे में आते देख एक बार फिर से उसके रोंगटे खड़े होने लगे थे। अहान उसके पास आया तो जन्नत के हाथ और भी ज़्यादा तेज़ी से क्लोजेट के अंदर चलने लगे। हालांकि उसने कपड़ों को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी वो ना जाने एक क्लोजेट में क्या ही ढूंढे जा रही थी। अहान उसकी तरफ देखते हुए बोला, मिल गया? जन्नत हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या क्या मिल गया? अहान क्लोजेट की तरफ देखते हुए बोला, वही जो तुम पिछले 10 मिनट से ढूंढने की कोशिश कर रही हो। मिल गया तुम्हें वो? अगर नहीं मिला तो क्या मैं हेल्प कर दूं? ये बोलते हुए उसने जन्नत के पेट पर अपना हाथ रखा और अपना दूसरा हाथ क्लोजेट के अंदर चलाने लगा। कभी किसी कपड़े को छूता तो वो कभी किसी कपड़े को छूता, लेकिन उसका जो दूसरा हाथ था वो तो अपने काम पर लग चुका था और जन्नत की सांसें और भी ज़्यादा गहरी होने लगी थी। वो तुरंत पलटकर अहान के सीने से लग गई और बोली, प्लीज़ मत कीजिए ना अहान, क्या किए जा रहे हैं आप? अब आप ना सच में मेरी जान निकाल रहे हैं। आपको पता भी है आज आपने क्या किया है? कॉलेज में सबके सामने मुझे किस किया। सब लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? अहान बिना एक पल गंवाए तुरंत बोला, यही कि हम दोनों कितने रोमांटिक हैं। उसका जवाब सुनकर जन्नत ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा और बोली, बिल्कुल भी नहीं, सब लोग ये सोचेंगे कि हम कितने बेशर्म हैं। अहान उसके होठों की तरफ देखते हुए बोला, अगर अपनी बीवी को प्यार करना बेशर्मी है तो हाँ, मैं निहायत ही बेशर्म हूँ। ये बोलकर उसने अपना दूसरा हाथ क्लोजेट से बाहर निकाल कर क्लोजेट को बंद किया और जन्नत को क्लोजेट से लगा दिया। जन्नत अपनी बढ़ती हुई धड़कनों के साथ उसे देखने लगी। अहान बड़ी ही हसरत भरी निगाहों से उसके होठों को देख रहा था और अपने आप ही जन्नत की पलकें भारी होने लगी और नीचे की तरफ झुक गईं। तो अहान ने भी उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे पैशनेटली किस करना शुरू कर दिया। अब तो जैसे किस करना उनके लिए बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गया था। जैसे ही अहान ने उसे किस करना शुरू किया, जन्नत ने भी उसे रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया और दोनों ही बहुत पैशन के साथ एक दूसरे को किस करने लगे। अहान के हाथ अब और भी ज़्यादा बेसब्री से चलने लगे थे। उसने अपने दोनों हाथों को जन्नत की पीठ से हटाकर उसके पेट पर लाकर ऊपर की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। जन्नत का जिस्म अंगड़ाई लेने लगा। उसकी सांसें गहरी होने लगी थी, लेकिन वो गहरी सांसों को भी कहाँ अहान छोड़ रहा था। वो तो पूरी तरह से उसके होठों को निचोड़ने में लगा हुआ था। जब जन्नत ने अहान के हाथों को रोकने की कोशिश की तो अहान ने तुरंत उसके हाथों को कसकर अपने हाथों में पकड़ा और क्लोजेट पर ऊपर की तरफ लगा दिया। जन्नत के रोंगटे एक बार फिर से खड़े होने लगे और वो हद से ज़्यादा गहरी सांस लेने लगी। उसकी सांसें उसके हलक में अटकने लगी थी, लेकिन अभी भी अहान ने उसे नहीं छोड़ा, बल्कि उसकी बॉडी को प्रेस करने लगा। तो जन्नत अब अपने होठों को खुद अहान से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अहान तो ना जाने कौन सी सज़ा दे रहा था, जो उसे बुरी तरह से
तड़पा रहा था। वो अब थोड़ा वाइल्ड होकर उसकी बॉडी को प्रेस करने लगा तो जन्नत आहें भरने लगी। अचानक ही अहान ने उसे छोड़ा तो जन्नत गहरी गहरी सांस लेकर अपने सीने पर अपना हाथ रखकर अपनी बॉडी को थोड़ा नॉर्मल करने लगी, वरना अहान ने तो उसे सच में बहुत ज़्यादा पेनफुल किस शुरू कर दिया था। वो अहान की तरफ देख भी नहीं पाई और अपने कपड़े नीचे ज़मीन से उठाकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी, लेकिन अहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। जन्नत हैरानी भरी नज़रों से उसे देखने लगी। उसे देखते हुए उसने अपने होठों को भी हल्का सा अपने दांतों में दबा लिया, तो अहान जो खुद को पहले ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, अब वो और भी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उसने जन्नत को अपनी गोद में उठा लिया। जन्नत उसकी तरफ देखते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे शावर लेना है, मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे वॉशरूम जाने दीजिए। अहान उसकी तरफ देखते हुए बोला, तो मैंने कब मना किया है? तुम्हें शावर लेना है ना, ले लेना, लेकिन मेरे साथ। ये बोलते हुए वो उसे वॉशरूम की तरफ लेकर बढ़ गया। ठाकुर पेंशन। मन्नत मीठी की तरफ देख रही थी, जो अभी अभी घर पर वापस आई थी। मीठी को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, इसलिए मन्नत ने सवाल किया था कि उसे इतना टाइम कैसे लग गया। मीठी उसका सवाल सुनकर थोड़ा हड़बड़ा गई और तुरंत बोली, वो आपको तो पता है ना मिस्टर स्वीट कैसे हैं, कितने नखरे दिखाते हैं वो खाना खाने में, बस इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। मन्नत हंसी और बोली, हाँ वो तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, खाना खाने में तो वो नखरे दिखाता ही है और भी बहुत हरकतें करता होगा। खैर तुम जाओ, अब थोड़ी देर रेस्ट कर लो, उसके बाद रात को डिनर भी उसे यूं ही खिलाना। ये बोलते हुए मन्नत के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी। मन्नत की बातें सुनकर मीठी का चेहरा हल्का लाल हो गया और वो तुरंत सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। उसे यूं भागते हुए जाते देख मन्नत मुस्कुराई और बोली, कितना शर्माती है ये भी। अभी वो बोल ही रही थी कि उसकी नज़र सामने दरवाजे पर गई, जहाँ से अरनात अंदर आ रहा था। अरनात को इस वक्त घर पर देखकर वो थोड़ा हैरान हुई। वो अरनात की तरफ देखते हुए बोली, तुम यहाँ? अरनात हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्यों, मैं यहाँ पर नहीं आ सकता क्या? वो क्या है ना, मुझे भूख। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही मन्नत बोली, हाँ मुझे पता है तुम्हें कितनी भूख लगी है। अभी मीठी तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाकर आई है और अब एक बार फिर से तुम्हें भूख लगने लगी। सच में तुम तो ना अपने बाप को भी चैलेंज कर रहे हो। ये बोलकर मन्नत हंसी और वहाँ से किचन की तरफ चली गई और उसकी बातों का मतलब समझकर अरनात के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन थे। शेखावत मेंशन। जन्नत को अपनी गोद में उठाकर अहान वॉशरूम की तरफ ले आया था। वो उसे लेकर वॉशरूम के अंदर आया और उसे शावर के नीचे खड़ा कर दिया। अभी पानी उन दोनों पर गिरना शुरू भी नहीं हुआ था कि पहले ही जन्नत हल्का सा कांप कर बोली, आप एक काम कीजिए, पहले आप शावर ले लीजिए और उसके बाद मैं शावर ले लूँगी अहान। वैसे भी मुझे याद आया कि मुझे थोड़ा सा काम था, मैं अभी आती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगी कि अहान ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। जन्नत का दिल ज़ोरों से धड़क उठा। उसने जन्नत को वापस अपनी तरफ खींचा और उसे दीवार से लगाकर खुद उसके ऊपर हल्का सा झुक कर बोला, क्यों, मैं पहले शावर क्यों लूँ और तुम बाद में क्यों लोगी? हम दोनों एक साथ शावर क्यों नहीं ले सकते? उसकी बातें सुनते हुए जन्नत का दिल एकदम फड़फड़ा रहा था। दोनों को शावर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन सिर्फ शावर लेने से कहाँ ही काम चलता। और अहान तो ऐसा था भी नहीं जो शावर लेने आए और सिर्फ शावर लेकर जाए। वो तो कोई भी काम सिंपल तरीके से नहीं करता था, तो ये काम वो कैसे ही बिल्कुल सिंपल और सीधा सीधा कर सकता था। इस शावर में बहुत कुछ होने वाला था, ये बात तो जन्नत पहले ही समझ चुकी थी। वो अपने सूखते हुए गले को हल्का सा तर करके बोली, हम दोनों साथ में शावर लेंगे तो पानी खत्म हो जाएगा। अहान ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। जन्नत तुरंत बोली, हाँ सच में पानी खत्म हो जाएगा। दो लोग जब एक साथ शावर लेते हैं ना तो पानी बहुत ज़्यादा लगता है। अहान, ये मैंने सुना हुआ है, इसलिए पहले आप शावर ले लीजिए और फिर मैं ले लूँगी।
और वैसे भी आपको तो अकेले शावर लेना पसंद है ना? आप तो स्विमिंग पूल में भी किसी और के साथ कभी स्विमिंग नहीं करते हो, तो फिर शावर में कैसे ही आप किसी और के साथ शावर ले सकते हो? उसकी बात सुनकर अहान की नज़रें उस पर तिरछी हो गई। मतलब जन्नत उसके बारे में इतना सब कुछ जानती है, उसे तो अंदाज़ा भी नहीं था। अहान को बिल्कुल पसंद नहीं था जब वो स्विमिंग पूल में हो और कोई और उस स्विमिंग पूल में आ जाए। उसे स्विमिंग भी अकेले करना ही पसंद था। ये बात उसने कभी किसी को बताई नहीं थी, लेकिन ये फैक्ट था। और ये बात जन्नत तक कैसे पहुंची, ये अहान को समझ नहीं आ रहा था। जन्नत एक बार फिर से वहां से जाती, उससे पहले ही अहान ने अब दोबारा उसके पेट पर अपना हाथ रखकर उसे रोका और वापस दीवार पर लगाकर खुद इस बार बिल्कुल उसके करीब होकर बोला, अच्छा पानी खत्म हो जाएगा? कोई बात नहीं, हो जाने दो। सिर्फ पानी ही खत्म होगा ना? रोमांस तो बहुत है ना तुम्हारे अंदर भी, और मेरे अंदर भी। ये बोलते हुए अहान की नज़रें जन्नत पर बहुत ज़्यादा इंटेंस थी। उसकी बात सुनकर जन्नत तुरंत बोली, आप आपसे किसने कहा कि मेरे अंदर रोमांस बहुत ज़्यादा है? मेरे अंदर कोई रोमांस नहीं है। मुझे तो पता भी नहीं रोमांस होता कैसे है और होता क्या है। मुझे कुछ भी नहीं पता है, सच में हान, कसम से। ये बोलते हुए उसने अपनी गर्दन पर हल्की सी चिकोटी काट ली, तो अहान उसकी तरफ देखता ही रह गया। वो अचानक ही उसकी गर्दन पर झुका और बोला, अच्छा, मेरी कसम खाओ, तुम्हें नहीं पता रोमांस क्या होता है? अहान की बात सुनकर जन्नत की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। भला वो अहान की कसम कैसे खा सकती थी? वो तुरंत बोली, मुझे मुझे सब पता है अहान, रोमांस क्या होता है, इसलिए तो मुझे डर लगता है। मैंने सुना है जब पति पत्नी रोमांस करते हैं तो दर्द भी होता है, इसलिए मैं दूर भाग रही हूँ। कहीं शावर में आपने एक बार फिर से वो सब करना शुरू कर दिया तो मुझे दर्द होगा। उसकी बात सुनकर अबहान अपने होंठ उसके गर्दन पर हल्के हल्के चलाने लगा। जन्नत पहले पहले हल्का सा कसमसाई, लेकिन अहान जब लगातार उसके गर्दन पर अपने होंठ चलाता रहा तो उसे बड़ा ही अजीब सा फील होने लगा। एक प्लेजर मिलने लगा जो उसे सच में बहुत ज़्यादा सुकून दे रहा था। उसके हाथ अहान के कंधे पर कस गए और वो गहरी गहरी सांस लेने लगी। अहान उसके गर्दन को यूं ही किस करते हुए बोला, अब दर्द हो रहा है क्या? जन्नत भी गहरी सांस लेते हुए बोली, नहीं, अभी तो नहीं हो रहा। अहान ने अपना हाथ उसकी कमर पर रखा हुआ था, लेकिन अब वो अपना हाथ धीरे धीरे उसकी पीठ की तरफ लेकर गया और कपड़ों के अंदर से वो उसकी पीठ को सहलाते हुए बोला, अब दर्द हो रहा है क्या? ये बोलकर वो एक बार फिर से अपने होंठ जन्नत की गर्दन पर चलाने लगा था। जन्नत ने इस पर कहा कुछ नहीं, बस ना में अपना सिर हिला दिया। अहान ने अपना हाथ हल्का सा ऊपर की तरफ कर उसकी ड्रेस की जिप खोली, तो अब जन्नत के कपड़े उस पर थोड़े ढीले हो गए। अहान ने अपना हाथ वापस आगे की तरफ किया और जन्नत के कंधों पर अपने हाथ रखते हुए उसकी ड्रेस को नीचे की तरफ सरकाने लगा। जन्नत ने अपनी आंखें बंद की हुई थी, वो बस उन चीज़ों को महसूस कर रही थी जो अहान कर रहा था, और ना अहान को रोक पा रही थी और ना ही कुछ बोल पा रही थी। उसकी ड्रेस सरक कर नीचे की तरफ गिर गई, तो वो अब सिर्फ अपने इनरवियर और बॉटम वेयर में रह गई। भले ही अहान और उसके बीच अब करीबियां बढ़ने लगी थीं और दोनों काफ़ी नज़दीक आने लगे थे। दोनों के बीच काफ़ी रोमांटिक पल भी हो चुके थे, लेकिन अभी भी जन्नत बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी। उसका पूरा चेहरा एकदम लाल हो चुका था, जैसे गुलाबों की रंगत फूलों को छोड़कर उसके चेहरे पर आकर बस चुकी हो, और होंठ तो बहुत ज़्यादा फड़फड़ा रहे थे। उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे। उसने तुरंत अपने सीने पर अपने हाथ रख लिए और बोली, मुझे मुझे ठंड लग रही है अहान। अहान उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, लेकिन अभी तक तो मैंने शावर भी नहीं चलाया जानू, अभी से ही तुम्हें ठंड लगने लगी? उसके मुंह से जानू सुनकर जो बची कुची कसर थी वो भी पूरी हो चुकी थी। जन्नत का चेहरा बिल्कुल किसी छोटे बच्चों की तरह लाल हो चुका था। उसने तुरंत अपना चेहरा झुका लिया। जैसे ही उसने अपना चेहरा झुकाया, अहान ने उसका चेहरा वापस ऊपर की तरफ उठाया और बोला,
अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो क्या मैं गर्मी दे दूं? उसका सवाल सुनकर जन्नत की आंखें तुरंत से खुल गईं और वो टुकर टुकर अहान को देखने लगी। वो तुरंत अहान के सीने से लगकर बोली, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं आहू? मत कीजिए ना। उसके मुंह से आहू सुनकर अहान ने उसकी पीठ को कसकर अपने हाथों में जकड़ लिया और बोला, मैं कहाँ तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? अभी तो मैंने तुम्हें परेशान किया ही नहीं, तुम पहले ही बहाने बनाने लगी। कभी कहती हो दर्द हो रहा है तो कभी कहती हो ठंड लग रही है। मैं तो तुम्हारा दर्द दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ या फिर तुम्हें गर्मी देने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम मुझे वो भी नहीं करने देती। ये बोलते हुए उसकी जो गर्म गर्म सांसें जन्नत को अपने गर्दन पर महसूस हो रही थी, वो उसकी जान निकाल रही थी। वो हल्का सा पीछे की तरफ उठ गई और दीवार से लगकर अहान के चेहरे को देखने लगी। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। वो हल्का सा मुस्कुराई तो अहान उसके ऊपर झुका और बोला, देने दो ना थोड़ी सी गर्मी। तुम बेशक से मुझे जितनी मर्जी ठंड दे दो, मुझे मंजूर है। बस मुझे थोड़ी सी गर्मी देने दो। ये बोलकर अहान एक बार फिर से उसकी गर्दन पर किस करने लगा। इस बार जन्नत बस अपनी आंखें बंद कर उसे महसूस करने लगी। अहान ने अभी भी उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा हुआ था और उसकी पीठ को सहला रहा था। वहीं दूसरी तरफ जन्नत बस गहरी गहरी सांस ले रही थी। अचानक ही अहान ने अपना हाथ जन्नत की बैक साइड पर उसके इनर वियर की हुक पर रखा तो जन्नत की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत से आगे की तरफ होने को हुई ताकि अहान को रोक सके, लेकिन अहान कहाँ ही रुकने वाला था। तो इतने में जन्नत रिएक्ट करती, उतने में तो उसने हुक खोल भी दी थी और अब जो इनरवियर था वो भी जन्नत पर से ढीला हो चुका था। अहान ने उसके कंधों से उसे उतारा और उसके नाजुक से जिस्म को देखने लगा। जन्नत ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। अहान उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं तुमसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? जन्नत उसकी तरफ देखना नहीं चाहती थी क्योंकि वो उसकी तपिश भरी नज़रें बर्दाश्त नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी अहान का सवाल सुनकर उसने उसकी तरफ देखा और इशारों ही इशारों में पूछा, क्या? अहान तुरंत उसके ऊपर झुका और बोला, मुझे बॉल्स के साथ खेलना बहुत पसंद है और अब मेरी फेवरेट बॉल्स ये हैं। ये बोलते हुए उसने अपने हाथ जन्नत के सीने पर रख दिए थे और उसकी बॉडी को प्रेस करने लगा था। जन्नत को अचानक से वो दर्द महसूस हुआ तो उसके पैर ऊपर की तरफ उठ गए। अहान ने एक बार फिर से वही हरकत की तो जन्नत इस बार और भी ज़्यादा दर्द से तड़प उठी। उसने तुरंत अहान के सीने पर अपना हाथ रखकर उसे खुद से दूर किया और बोली, क्यों कर रहे हैं आप? आपको पता है पूरी बॉडी रेड हो जाती है जब आप ऐसा करते हैं, तो मुझे बहुत पेन होता है। अहान हंसा और बोला, तुम बच्ची हो क्या? क्या पेन पेन लगा रखा है? कुछ नहीं होता। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे तुम्हें पेन हो। उसके लिए तुम खुद को प्रिपेयर कर लेना, लेकिन ये तो करने दो ना। ये बोलते हुए अहान वापस से उसके पास आ गया और अब जन्नत उसे कुछ ना बोल पाई। कभी अहान अपने हाथों से उसे परेशान कर रहा था तो कभी अपने होठों से, और जन्नत सिवाय सिसकने के और कुछ नहीं कर पा रही थी। उसे यूं ही परेशान करते हुए अहान ने उसके होठों पर होठ रखकर उसे किस करना शुरू कर दिया था। भला वो उन होठों से कैसे ही दूर रह सकता था जो धीरे धीरे अहान अहान बोल रहे थे। उसकी वो मधोशी भरी आवाज़ सुनकर अहान खुद को कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। उसने बड़ी ही पैशनेटली जन्नत को किस करना शुरू कर दिया था और इस बार ये किस बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी और बहुत ज़्यादा डीप और बहुत ज़्यादा वाइडली उसे किस कर रहा था, लेकिन वो कहीं भी जन्नत को हर्ट नहीं कर रहा था। जन्नत भी जो अहान की हरकतों से एकदम सेड्यूस हो चुकी थी, उसे पूरा रिस्पॉन्स दे रही थी। दोनों एक दूसरे के होठों को निचोड़ने में लगे हुए थे और अब जन्नत के भी हाथ अहान के सीने को सहला रहे थे। शावर का पानी अहान ने ऑन कर दिया था, जिसकी वजह से अब दोनों पूरी तरह से भीग भी रहे थे। पानी में एकदम आग लगी हुई थी और वो आग अहान और जन्नत दोनों को ही जला रही थी। तकरीबन 1 घंटा दोनों यूं ही पानी में भीगते रहे।
इस वक्त जन्नत का चेहरा दीवार की तरफ था और अहान उसकी पीठ पर किस कर रहा था। जन्नत ने अभी भी अपने बॉटम वेयर पहने हुए थे। अहान अपनी लिमिट जानता था। जब तक जन्नत उसे इजाज़त नहीं दे देती तब तक वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला था जो उसे सीरियसली वो पेन दे जो जन्नत अभी फील नहीं करना चाहती। लेकिन बाकी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उसने पूरी तरह से जन्नत की अपर बॉडी एकदम लाल कर दी थी और अभी भी वो उसकी पीठ पर इंटेंसली किस किए जा रहा था। उसने जन्नत को अपनी तरफ घुमाया और एक बार वापस से उसके होठों पर अपने होठ रख कर उसे किस करने लगा कि अचानक ही जन्नत का उसके सीने पर अपना हाथ रख उसे यूं खुद को रोकते हुए देख अहान अभी हैरानी से उसकी तरफ देख ही रहा था कि जन्नत को जोर से छींक आई। अहान की हैरानी और भी ज़्यादा बढ़ गई। जन्नत की पूरी नाक उसके चेहरे से भी ज़्यादा लाल हो चुकी थी। शायद शावर के ठंडे पानी की वजह से उसे ठंड लग चुकी थी। अहान उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, सच में बहुत अनरोमांटिक बीवी मिली है मुझे, जिसके साथ मैं अब शावर रोमांस भी नहीं कर सकता। जन्नत ने अपने नाक पर अपना हाथ हल्का सा रखा और एक बार फिर से छींक कर बोली, मैं क्या करूँ अहान, मुझे मुझे ठंड लग गई तो पता नहीं क्यों, लेकिन शुरू से ही मुझे ठंड ठंड बहुत ज़्यादा लग जाती है। बट डोंट वरी, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरक वाली चाय पीऊँगी तो ये ठंड दूर हो जाएगी। अहान ने शावर ऑफ कर दिया था। उसने जन्नत को बाथरोब पहनाया और अपनी गोद में उठाकर बाहर ले आया। ठाकुर मेंशन। अरनाथ को अभी अभी मन्नत ने कहा कि मीठी ऑफिस से आई है। वो उसके लिए टिफ़िन लेकर गई थी, लेकिन मीठी तो टिफ़िन लेकर ऑफिस आई ही नहीं। वो ऑफिस में ही था और उसे कहीं ना कहीं इंतज़ार भी था कि मीठी टिफ़िन लेकर वहाँ पर आएगी। लेकिन जब मीठी नहीं आई तो वो खुद घर पर चला आया ये देखने कि कहीं मीठी की तबीयत तो ख़राब नहीं है, क्योंकि मीठी उसका फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। लेकिन अब मन्नत के मुंह से सुना कि वो ऑफिस गई थी। ये सोचकर वो सच में बहुत हैरान था। कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कुराहट आ गई। वो तुरंत सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। मन्नत किचन से बाहर आई और अरनाथ को ऊपर की तरफ जाते देख बोली, मैं ऐसा करती हूँ, उन दोनों के लिए चाय नाश्ता भेज देती हूँ। कहीं रोमांस के चक्कर में सच में दोनों भूखे ना हो। ये बोलकर वो हंसने लगी। वहीं दूसरी तरफ मीठी जैसे ही रूम में आई वो सीधा अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई थी ताकि जल्दी से चेंज कर सके और अरनाथ को पता ना चल सके कि वो कहीं गई थी। जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आकर बेड पर बैठी, अरनाथ ने रूम का दरवाज़ा खोला और अंदर आया। उसे इस वक्त घर पर देखकर मीठी की आंखें हैरत में फैल गई। वो तुरंत बेड से उठी और उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप यहाँ पर? अरनाथ मुस्कुराया और उसके पास आकर बोला, क्यों, मैं यहाँ पर नहीं आ सकता क्या स्वीट? मुझे तुम्हारी याद इतनी आ रही थी कि मुझे तुम्हारे पास आना ही पड़ा। लेकिन तुम तो मुझे ऐसे हैरानी से देख रही हो जैसे तुम्हें मेरे यहाँ आने से खुशी नहीं बल्कि कोई सदमा लगा हो, वो भी काफ़ी तकलीफ वाला सदमा। उसकी बात सुनकर मीठी हंसी और बोली, ऐसी भी क्या बात हो गई मिस्टर स्वीट, मुझे कोई सदमा नहीं लगा। मैं तो खुश हूँ आप घर पर आए। आप ये बताइए, आपने लंच किया क्या? अरनाथ मुस्कुराया और बोला, नहीं, वो मैं मॉम से। उसकी बात पूरी होती उससे पहले मीठी हैरानी से बोली, क्या आपने मॉम से लंच के बारे में कहा क्या? अरनाथ ने अपना सिर ना में हिलाया और बोला, नहीं, मैंने उन्हें लंच के बारे में नहीं कहा, बल्कि मैंने तो उन्हें चाय के लिए कहा है कि चाय रूम में भिजवा दो। लंच तो मैंने ऑफिस में कर लिया था। हालांकि मुझे तुम्हारा इंतज़ार था, सोच रहा था कि तुम ऑफिस में लंच लेकर आओगी, लेकिन तुम तो बड़ी जालिम हो। तुम्हें तो अपने पति की रत्ती घर फिक्र नहीं। मीठी की सांस में सांस आई। ये सोचकर कि अरनाथ ने मन्नत के सामने लंच की बात कर दी होगी, उसकी सांसें हलक में अटक गई थी। वो तुरंत बोली, अपने मॉम से क्यों बोला, मैं खुद चली जाती हूँ ना चाय बनाने के लिए। आप ऐसा कीजिए, थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, फ्रेश हो जाइए, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। बोलकर वो वहाँ से जाने लगी।
लेकिन वो वहाँ से जाती उससे पहले ही अरनाथ ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बोला, चाय तो सिर्फ बहाना है और चाय तो कोई भी बना देगा। मेरा एक्चुअल रीज़न यहाँ पर आने का तो कुछ और है स्वीट। क्या तुम्हें नहीं पता मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? ये बोलते हुए वो मीठी के काफ़ी करीब आ गया तो मीठी की सांस गहरी होने लगी। वो एकटक उसके चेहरे को देख रही थी। अरनाथ बिल्कुल उसके करीब आकर उसके चेहरे पर झुका और अपनी उंगलियों से उसके चेहरे पर आए हुए बालों को पीछे की तरफ हटाने लगा। मीठी के होंठ हल्के हल्के फड़फड़ाने लगे थे। वो अपनी गहरी आंखों से अरनाथ की तरफ देख रही थी और अरनाथ मीठी के चेहरे को निहार रहा था। वो देख रहा था कि कितना खूबसूरत चेहरा, लेकिन मीठी इस खूबसूरती के पीछे क्या कुछ छुपा रही है वो समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ऐसी क्या बात है जो मीठी इतना बदल गई। हालांकि उसकी याददाश्त जाने के बाद उसके बिहेवियर में बहुत फर्क आया था। वो कोई बात ढंग से सुनती तक नहीं थी, हमेशा अपनी ही मर्जी करती थी। लेकिन याददाश्त जाने के बाद मीठी काफ़ी बदल चुकी थी। वो हमेशा अरनाथ की बात सुनती थी, उसका ख्याल रखती थी, उससे प्यार भी करने लगी थी और उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक था। लेकिन फिर अचानक से ये सब जो हो रहा था वो बहुत ज़्यादा अजीब था और इनमें अरनाथ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी महसूस हो रही थी। उसके इतने करीब आने पर मीठी की धड़कनें तेजी से बढ़ रही थी, जिन्हें वो संभालने की कोशिश कर रही थी। वो कांपती हुई आवाज में बोली, कोई कोई आ जाएगा मिस्टर स्वीट। अरनाथ मीठी की गर्दन पर अपना हाथ रखकर उसकी गर्दन को सहलाकर बोला, ये हमारा रूम है स्वीट, यहाँ पर हमारे इजाज़त के बिना कोई आएगा? कोई नहीं आएगा। अगर कोई चाय देने भी आएगा तो दरवाज़ा लॉक है। क्या अभी तुम मुझे खुद से दूर भेजना चाहती हो? मीठी तुरंत बोली, मैं आपको खुद से दूर क्यों भेजूंगी मिस्टर स्वीट? मैं आपको खुद से दूर नहीं भेजना चाहती। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर हल्का डर नजर आ रहा था। वो सच में अरनाथ से दूर नहीं जाना चाहती थी। भले ही आज जतिन ने कितना कुछ क्यों ना कहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दिल तो अरनाथ के प्यार को समझता था। झूठ का जाल बेशक से कितना ही क्यों ना बड़ा हो, लेकिन दिल तो अरनाथ की बातों पर यकीन करता था। अरनाथ हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जब तुम मुझे खुद से दूर नहीं भेजना चाहती तो मेरे करीब भी क्यों नहीं आ रही हो? मीठी, कितना वक्त हो गया हम दोनों के बीच प्यार के कुछ लम्हे भी हमने एक दूसरे के साथ नहीं बिताए। क्यों तुम मुझसे दूर जा रही हो? क्या तुम्हें अपने पति का प्यार नहीं चाहिए? क्या वो प्यार तुम्हें नहीं चाहिए जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ? क्या हम दोनों के बीच जो रिलेशन बनने चाहिए वो तुम नहीं बनाना चाहती? मीठी का गला सूखने लगा। वो खुद अरनाथ के प्यार को जैसे तड़प रही थी, लेकिन ये सारी बातें जो उसके दिमाग में चल रही थी वो कहीं ना कहीं उसके प्यार पर बंदिश लगा रही थी। लेकिन अब अरनाथ की बातों ने उसने पिघलाना शुरू कर दिया था। वो तुरंत अरनाथ के सीने से लग गई और बोली, ऐसा ऐसा नहीं है मिस्टर स्वीट, मुझे आपका प्यार चाहिए, आपका बहुत सारा प्यार चाहिए। अरनाथ ने भी उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में जकड़ लिया। हालांकि उसे मीठी पर गुस्सा करना चाहिए था, लेकिन वो मीठी पर गुस्सा नहीं कर रहा था, बल्कि उसे अपने प्यार से समझाना चाहता था। वो जानता था कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो मीठी उसे बता नहीं रही, लेकिन वो बातें मीठी को परेशान बहुत कर रही हैं। इसलिए वो ये सब चीज़ प्यार से हैंडल करना चाहता था, ताकि अगर मीठी को कोई गलतफहमी भी हो तो वो गलतफहमी आगे ना बढ़े और प्यार से सब ठीक हो जाए। उसने मीठी को यूं ही अपनी बाहों में समेटे हुए हल्का सा ऊपर की तरफ किया तो वापस से नीचे आने पर मीठी के पैर अरनाथ के पैरों पर आ गए और अरनाथ उसे यूं ही अपने साथ साथ लिए बेड की तरफ बढ़ने लगा। मीठी की सांस गहरी हो रही थी। अरनाथ ने उसे बेड पर लिटाया और खुद भी उसके ऊपर झुकने लगा। अरनाथ उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम्हें मेरे प्यार पर कुछ शक है स्वीट? मीठी का दिल धक सा रह गया। उसके दिल को अरनाथ के प्यार पर शक बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन वो कैसे बताए उसे कि वो किस उलझन में उलझी हुई है। उसने अपना चेहरा ना में हिलाया और बोली, बिल्कुल भी नहीं मिस्टर स्वीट, मुझे आप पर और आपके प्यार पर कोई शक नहीं है। ये बोलते हुए उसकी आंखों में नमी तैर गई।
अरनाथ उसकी गर्दन पर झुका और उसकी गर्दन पर किस करने लगा। मीठी ने तुरंत अपने हाथ उसकी पीठ पर रख दिए और अरनाथ के वो मीठे मीठे एहसास को अपने अंदर समेटने लगी। उसके वो हार्ड लिप्स उसकी सॉफ्ट सॉफ्ट गर्दन पर चलते हुए उसके दिल में हलचल मचा रहे थे। अरनाथ उसकी गर्दन पर यूं ही किस करते हुए उसके कंधों को सहलाने लगा। वो धीरे धीरे उसके कंधों पर भी किस करने लगा और धीरे धीरे उसके कपड़ों को उसके कंधों से सरकाने लगा। मीठी के हाथ अरनाथ की पीठ पर और भी ज्यादा कस गए। उसे अपने पूरे जिस्म में एक सिहरन सी महसूस हो रही थी और अरनाथ के सीने में छुपी हुई वो पूरी तरह से उसमें सिमटे जा रही थी। अचानक ही अरनाथ ने उसे पलट दिया तो मीठी का पेट बेड से लग गया और उसकी पीठ अरनाथ के सामने हो गई। अरनाथ ने उसकी टी शर्ट को उतार कर साइड में फेंक दिया और उसकी पीठ पर अपने होंठ रख दिए। मीठी के ऊपरी बदन पर अब सिर्फ उसके इनरवियर थी। अरनाथ उसकी कोरी पीठ पर अपने होठों से छाप छोड़ रहा था और अब उसका हाथ मीठी की पीठ पर से उसके इनरवियर के हुक को खोलने जा रहा था। लेकिन तभी अचानक से दरवाज़ा नॉक हुआ तो मीठी तुरंत पलटकर अरनाथ के सीने से लग गई। अरनाथ के भी हाथ रुक चुके थे। दोनों की ही धड़कनों ने इस वक्त बेहिसाब शोर मचा रखा था। मीठी ने हल्का सा अपना चेहरा अरनाथ के सीने से निकाला और बोली, प्लीज़ मुझे कपड़े दे दीजिए, बाहर पक्का मॉम होंगी। मैं नहीं चाहती उन्हें बिल्कुल भी बुरा लगे। आप प्लीज़ ये सब रात को। ये बोलते हुए उसकी सांसें जिस तरह से उखड़ रही थी उसके दिल की हलचल अरनाथ समझ रहा था। उसने खुद अपने हाथों से मीठी को शर्ट पहनाई तो मीठी तुरंत वॉशरूम में भाग गई। अरनाथ ने जाकर दरवाज़ा खोला तो मन्नत अंदर आई और टेबल पर चाय और स्नैक्स रखते हुए इधर उधर अपनी नज़रें दौड़ाने लगी। मीठी को वहां पर न देखकर वो समझ चुकी थी कि पक्का उन दोनों के बीच कुछ चल रहा होगा। कहीं ना कहीं उसे भी मीठी और अरनाथ की बहुत टेंशन होती थी, जो अब उन दोनों के बीच ये बढ़ती हुई नज़दीकियां देखकर उसके दिल को सुकून मिल रहा था। वो अरनाथ की तरफ देखते हुए बोली, लगता है दोनों काफ़ी बिजी हैं। अरनाथ ने उसे तिरछी नज़रों से देखा तो मन्नत मुस्कुरा कर वहाँ से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और मीठी बाहर आई। उसे देखकर अरनाथ का बड़ा मन कर रहा था एक बार फिर से उस पर अपना प्यार बरसाने का, लेकिन फिलहाल उसने एक गहरी सांस लेकर खुद को रोका और मीठी के पास जाकर उसे अपने सीने से लगा लिया। मीठी भी उसके सीने में पूरी तरह से सिमट चुकी थी। वो इस वक्त खुद को एक कश्मकश में महसूस कर रही थी। अरनाथ के साथ सोफे पर आकर उसने चाय पीना शुरू किया। वहीं दूसरी तरफ राठौर मेंशन रेयान घर पर आया। उसे अमानत की फिक्र हो रही थी। अमानत जिस तरह से उसे एंग्री इमोजी भेज रही थी उसे पता था कि वो उससे नाराज़ होगी, लेकिन उसे हैरानी इस बात पर थी कि अब उसने ऐसा क्या कर दिया जो अमानत उससे इस तरह से नाराज़ हो गई। वो अंदर रूम में आया तो देखा अमानत बेड पर बैठी अपने फ़ोन में गेम खेल रही थी। जैसे ही अमानत ने कदमों की आहट सुनी उसने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा। वहां पर रेयान को देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन उसने तुरंत उस मुस्कुराहट को छुपा लिया। कहीं ना कहीं वो भी समझ रही थी कि रेयान यहाँ पर दिन में इस वक्त क्यों आया होगा। रेयान उसके पास आया और अमानत की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ, एंग्री इमोजी क्यों भेज रही थी, और जब मैंने मैसेज किया तो रिप्लाई क्यों नहीं किया। अमानत मुंह बनाते हुए बोली, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी रेयान। उसकी बात सुनकर रेयान तुरंत बोला, ठीक है, तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी मत करो। तुम्हें मुझसे नाराज़ रहना है रह लेना, पहले मुझे ये बताओ तुम्हें खाना खाया या नहीं। अमानत ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोली, तुम्हें मेरी नाराज़गी से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बात से फ़र्क पड़ता है कि मैंने खाना खाया या नहीं। रेहान उसके सामने बैठा और बोला, क्योंकि तुम्हारा खाना तुम्हारे मानने से ज़्यादा ज़रूरी है। तुम जानती हो ना तुम्हारी डाइट इस वक्त तुम्हारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, तो तुम एक भी टाइम का खाना स्किप नहीं कर सकती हो। अब जल्दी से मुझे बताओ कि तुमने खाना खाया या नहीं। अमानत चिढ़कर बोली, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और मुझे तुम्हें बताना भी नहीं कि मैंने खाना खाया या नहीं। चाहो जाकर किसी और से पूछो, मुझे तुम्हारी तरफ अब देखना भी नहीं। ये बोलकर उसने तुरंत अपना चेहरा घुमा लिया
और पिलो साइड में फेंक कर खुद बेड पर लेट गई। रेहान उसकी इस हरकत पर हंसा और बोला, अच्छा चलो बताओ पहले क्यों नाराज़ हो? अमानत गुस्से से बोली, मैंने कहा ना अब मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। पहले तुम मेरे खाने की ही फिक्र कर लो। मैंने कहा तुमसे कि मैं नाराज़ हूँ, लेकिन मुझे मनाने की बजाय तुम मुझे और गुस्सा करने पर तुले हुए हो। रेहान हंसा और उसके ऊपर हल्का सा झुक गया। अमानत ने जैसे ही उसे अपने ऊपर झुकते हुए देखा, उसकी सांसें एकदम से अटक गईं और वो एकटक रेहान की तरफ देखने लगी। रेहान भी उसके ऊपर थोड़ा सा और ज़्यादा झुका और बोला, इतना गुस्सा ना तुम्हारे लिए सही नहीं है और ना ही मेरे इस छोटे ट्रेजर के लिए। इसलिए अभी गुस्सा साइड में फेंको और मुझे जल्दी से बताओ किस बात पर नाराज़ हो। अमानत ने हल्का सा अपने होठों को अपने दांतों तले दबाया और बोली, क्योंकि तुमने मुझे कोई वेडिंग गिफ्ट नहीं दिया। रेहान ने बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा। अमानत तुरंत मुंह बनाते हुए बोली, सब लोग अपनी वाइफ को वेडिंग नाइट पर वेडिंग गिफ्ट देते हैं रेहान, लेकिन तुमने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया। इस बात पर मैं तुमसे नाराज़ हूँ और मैं तब तक तुमसे बात नहीं करूँगी जब तक तुम मुझे मेरा वेडिंग गिफ्ट नहीं दे देते। रेहान मुस्कुराया और बोला, बस इतनी सी बात? अच्छा बताओ क्या चाहिए? अमानत ने तुरंत अपना माथा पीट लिया और बोली, तुम कैसे इंसान हो रेहान? सामने वाला तुमसे गिफ्ट की डिमांड कर रहा है, लेकिन तुम बिल्कुल बेशर्म हो। उसे गिफ्ट देने की बजाय उससे ही पूछ रहे हो कि उसे क्या चाहिए। अब तो मुझे तुमसे कुछ चाहिए भी नहीं। जाओ, चले जाओ, जाकर अपनी मीटिंग अटेंड करो। मुझसे तो प्यार ही नहीं है तुम्हें। ये बोलते हुए उसका लहजा हल्का सा शिकायती हो चुका था और रियान भी एकटक उसकी तरफ देखने लगा। अमानत का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। उसने रियान से प्यार की डिमांड तो कर ली, लेकिन रियान के दिल में क्या है ये तो वो भी बहुत अच्छी तरह से जानती थी। अब उसे लग रहा था कि रेहान कहीं उसे वेडिंग गिफ्ट से मना ही ना कर दे। वैसे भी शादी में उसका कुछ खास इंटरेस्ट तो था नहीं। वो तुरंत कुछ बोलने को हुई, लेकिन उससे पहले ही रेहान ने बड़े ही प्यार से उसके चेहरे पर अपना हाथ रख दिया। अमानत का दिल जोरों से धड़क उठा। राठौर मैंशन में अमानत नीचे बेड पर लेटी हुई थी और टुकर टुकर रेहान की तरफ देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ रेहान उसके चेहरे पर झुका हुआ था और अब बड़े ही प्यार से रेहान ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा तो अमानत एकदम से कांप उठी। वो और भी ज़्यादा गहरी नज़रों से रेहान की तरफ देखने लगी। रेहान हल्का सा मुस्कुराया और बोला, वेडिंग गिफ्ट में मोमोज चलेंगे क्या? उसकी बात सुनकर अमानत की आंखें बड़ी हो गईं। अगले ही पल रेहान फिर से बोला, अगर अकेले मोमोज से काम नहीं चलेगा तो आइसक्रीम भी खिला सकता हूँ और तुम्हें तुम्हारा फेवरेट पान भी ऑफर कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर अब अमानत के चेहरे पर मुस्कुराहट तैरने लगी थी, लेकिन वो फिर भी थोड़ा इतराते हुए बोली, ठीक है, काम चला लूँगी इन सब से। रेहान हंसा और बोला, लेकिन अभी बाहर धूप है, मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में भी जाना है। क्या मुझे 2 घंटे मिल सकते हैं? अमानत ने सिर्फ अपना सिर हाँ में हिलाया। रेहान ने हल्का सा उसके बालों को सहलाया और बोला, पगली कहीं की। ये बोलकर वो ऊपर उठा और फिर जाकर आईने के सामने खड़ा हो गया। वो खुद को आईने में देख रहा था और अमानत अब बेड पर उठकर बैठ चुकी थी। उसकी नज़रें रेहान पर ही थी। वो भी आईने में से उसे देख सकती थी। रेहान का वो चेहरा जो फिलहाल हल्का गुलाबी नज़र आ रहा था, या शायद सिर्फ अमानत को ही नज़र आ रहा था। उसे देखते हुए अमानत की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो रही थी। दिल में अचानक धड़कनों का शोर मचने लगा था और उसने बेडशीट को कस कर मुट्ठियों में जकड़ लिया। एक तरंग सी उसे अपने पूरे बदन में दौड़ती हुई महसूस हो रही थी। हल्का सा परफ्यूम अपनी बॉडी पर स्प्रे करने के बाद रेहान वापस अमानत की तरफ आया और उसे देखते हुए बोला, शाम को 8 बजे तैयार रहना। अगर जल्दी आ पाया तो मैसेज कर दूंगा। ये बोलकर वो अमानत के करीब आ गया तो अमानत की धड़कन और भी ज़्यादा तेज हो गई। अगले ही पल एक सुकून का लम्स उसके दिल में उतर आया जब रेहान ने उसके फोरहेड पर किस की।
वो रेयान की तरफ देखती ही रह गई और रेयान वहाँ से बाहर भी चला गया। उसके जाने के बाद अमानत ने अपने माथे को उंगलियों से छुआ और उसके चेहरे का रंग एकदम लाल होने लगा। अपने होठों को अपनी उंगलियों से छूकर उसने अपनी मुस्कुराहट को भी संभाला और अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को भी। अब बस उसे इंतज़ार रात के 8 बजने का था। वहीं दूसरी तरफ अरनाथ ठाकुर मेंशन से वापस अपने ऑफिस की तरफ निकल चुका था। वो फ़ोन पर बात करते हुए बोला, मुझे जल्द से जल्द मीठी के फ़ोन की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो किससे बात कर रही है और आज वो किस लोकेशन पर गई थी, एवरीथिंग। मुझे ये सारी डिटेल्स चाहिए। सामने से पारो बोला, ठीक है सर, मैं आपको जल्द से जल्द वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता हूँ। उसकी बात सुनकर अरनाथ ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अरनाथ कुछ सोचते हुए बोला, अगर तुम्हें तुम्हारी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ पता चलता तो तुम्हारा रिएक्शन अलग होता मीठी, लेकिन तुम तो मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। कुछ ना कुछ तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, लेकिन ये कुछ ना कुछ यूं ही तुम्हारे दिमाग में नहीं आ सकता। ज़रूर कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हारे दिमाग में ये सब भर रहा है। मुझे बस उस इंसान तक पहुंचना है, बाकी सब तो मैं हैंडल कर लूँगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर गहरे एक्सप्रेशन थे। वहीं शेखावत मेंशन रात के तकरीबन 8 बजे अक्सर घर पर आया। वो ऊपर की तरफ जा ही रहा था कि उसकी नज़र सीढ़ियों से उतर रही प्याली पर गई, जिसके हाथ में एक छोटा सा सूटकेस था। उसे देखकर अक्सर की आंखें बड़ी हो गई। हालांकि उसने खुद कहा था प्याली को कि वो अपना फैसला खुद ले कि उसे उसके साथ रहना है या नहीं, लेकिन प्याली ये फैसला लेगी इसकी उम्मीद उसे बिल्कुल भी नहीं थी। गुस्से से उसकी मुट्ठियां कस गई। उसे इस वक्त प्याली पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। प्याली ने जो गलती पहले की थी वही गलती अब वो फिर से दोहरा रही थी। प्याली सीढ़ियां उतर कर नीचे आई। उसी वक्त अति और आरजू भी हॉल की तरफ आई। उन दोनों ने डिनर की तैयारी करवा ली थी और सर्वेंट को डिनर टेबल पर लगाने के लिए बोल दिया था। प्याली अक्सर के सामने आकर खड़ी हो गई थी। अति और आरजू दोनों उनके पास आई और प्याली की तरफ देखते हुए बोली, तुम दोनों कहीं जा रहे हो क्या? उसका सवाल सुनकर प्याली ने नज़र उठाकर अक्षर की तरफ देखा। अक्षर भी गुस्से से उसे घूर रहा था। उसके जबड़े कसे हुए थे। उसी वक्त अहान और जन्नत दोनों सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ आए। प्याली के हाथ में सूटकेस देखकर जन्नत की भी आंखें बड़ी हो गई थी। उसने तुरंत अहान की तरफ देखा तो अहान ने अपने कंधे उचका दिए। वैसे भी उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। शेखावत मेंशन में एक दूसरे से कुछ पूछने की रस्म तो कभी थी ही नहीं। जन्नत तुरंत प्याले की तरफ आई और बोली, आप कहीं जा रही हैं क्या भाभी? भाई भी आपके साथ जा रहे हैं? ये बोलते हुए उसने अक्षर की तरफ देखा। अक्षर के होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कुराहट आ गई और वो बोला, मुझे तो पता ही नहीं था मैं कहीं जा रहा हूँ। मैं कहीं जा रहा हूँ क्या प्याली? प्याली ने अपना सिर ना में हिलाया और बोली, नहीं, आप कहीं नहीं जा रहे, मैं अकेली जा रही हूँ। उसकी बात सुनकर अति, आरजू, जन्नत और अहान चारों की आंखें बड़ी हो गई। तक्षक और जश्न भी इस वक्त वहां पर आए। जश्न अक्षर और प्याली की तरफ देखते हुए बोला, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? अक्षर व्यंग्य से हंसा और बोला, प्याली जा रही है। कहाँ जा रही है वो मुझे भी नहीं पता। अगर आप पूछ सकते हैं तो पूछ लीजिए। उसे बताना होगा तो आपको बता देगी। मेरे पास इतना वक्त नहीं जो बर्बाद करूं। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगा। आरजू गुस्से से बोली, अक्सर, ये क्या बिहेवियर है? तुम प्याली के साथ ऐसे कैसे पेश आ सकते हो? अक्सर ने तुरंत पलटकर उसकी तरफ देखा और बोला, सॉरी स्नोफ्लेक, लेकिन मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया है। अगर किसी को शेखावत मेंशन से जाना है तो उसे रोकने के लिए मिन्नत करूं। ऐसा किरदार तो मेरा कभी भी नहीं था। मैंने कभी खुद को लिमिट में नहीं रखा तो सामने वाले को बंदिशों में क्या ही रखूंगा। प्याली अपनी मर्जी से यहाँ पर आई थी। अब अगर उसे अपनी मर्जी से कहीं जाना है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अति गुस्से से बोली,
लेकिन वो बीवी है तुम्हारी। अक्षर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मुझे नहीं पता हम दोनों की शादी कब हुई थी। क्या हमारी शादी तुम्हें याद है प्याली? हमारी शादी के कुछ खास पल, कुछ खास लम्हे? प्याली की आंखों में नमी तैर गई। हालांकि वो जानती थी कि अगर ऐसा फैसला वो लेगी तो अक्सर उसे रोकेगा नहीं, लेकिन इस तरह से पेश आएगा ये उम्मीद उसे भी नहीं थी। लेकिन उसका दिल मजबूर था ये फैसला लेने को। वो अक्सर को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। ये उसने फैसला भी किया था। लेकिन आज उसके साथ जो हुआ, उसके बाद यहाँ से जाना अब उसका फैसला नहीं, उसकी मजबूरी थी। वो अति और आरजू की तरफ देखते हुए बोली, सॉरी स्नोफ्लेक, सॉरी बेबी डॉल, मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन मेरा यहाँ पर रहने का कोई मतलब भी नहीं बनता। मिस्टर शेखावत ने कहा ना आपसे कि हमारी शादी हुई ही नहीं, तो बिना शादी के मैं कैसे इस घर में रह सकती हूँ। उस दिन होटल में जो कुछ हुआ, उसके बाद मैं स्नोफ्लेक के साथ यहाँ पर आ गई, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं और मिस्टर शेखावत पति पत्नी हो गए। सिर्फ ये कह देने से कि ये पति है मेरे, ये मेरे पति बन तो नहीं जाएंगे ना? अक्सर गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, एग्जैक्टली, ये कहने से कि ये बीवी है मेरी, ये मेरी बीवी तो नहीं बन जाएगी। जसन गुस्से से गरजते हुए बोला, ये क्या बकवास हो रही है? तुम दोनों इतने वक्त से एक दूसरे के साथ थे और अब कह रहे हो कि तुम दोनों पति पत्नी नहीं हो। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है क्या? रिसेप्शन हुआ था तुम्हारा, तुम दोनों को हमने पूरे शहर, पूरी दुनिया के सामने पति पत्नी के तौर पर इंट्रोड्यूस किया है, और तुम कह रहे हो कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ ही नहीं हो, तुम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। अक्षर जसन की तरफ देखते हुए बोला, सॉरी मिस्टर जसन शेखावत, लेकिन मुझे नहीं लगता आपको मेरे मैटर में बोलने की ज़रूरत है। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैरिड हूँ या सिंगल, इसका जवाब सिर्फ मुझे आपको देना चाहिए। कोई आपसे पूछने नहीं आ रहा है कि आपने अपने पोते की शादी की या नहीं। उसे इस तरह से बात करते देख तक्षक जोर से चिल्लाया, खबरदार अक्षर, अगर तुमने डैड से बदतमीजी की तो। अक्षर एक बार फिर से बोला, तो आप भी अपने डैड को बोल दीजिए कि मेरे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर मत करें, और आप भी मत कीजिए। अति और आरजू दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक बार फिर से शेखावत मेंशन में वही हो रहा था जो आज से कई साल पहले हुआ था। आरजू अक्सर की तरफ देखते हुए बोली, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये बोलकर उसने अब एक नज़र प्याली की तरफ देखा और बोली, और तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं थी प्याली। तुम लोग शादी के रिश्ते का इस तरह से मजाक बनाओगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम दोनों को यहाँ नहीं रहना ना तो ठीक है, तुम दोनों चले जाओ यहाँ से, लेकिन अगर तुम दोनों में से किसी एक को भी यहाँ पर रहना है तो दूसरे को भी रहना होगा। अक्सर व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, आपने तो मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। मेरा भी यहाँ पर रहने का बिल्कुल मन नहीं था। थैंक यू सो मच स्नोफ्लेक, आज भी वही करने के लिए जो आप हमेशा से करती आई हैं, हमेशा दूसरों का साथ, दूसरों का प्यार, और ये अक्सर कुछ भी नहीं। ये बोलते हुए उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थी और अब वो बिना एक पल गवाए वहाँ से चला गया। अति ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अक्षर के कदम बहुत ही ज़्यादा तेज थे। आरजू की आंखों से आंसू बह गए। अहान और जन्नत दोनों एकदम शॉक्ड थे। वो अभी अभी अपने प्यार भरे पल अपने रूम में बिता कर आए थे और अब उन्हें नीचे आकर ये सब देखने को मिलेगा, ये उन्होंने सोचा भी नहीं था। उनका चेहरा भी एकदम उतरा हुआ था। जन्नत अपनी जगह पर खड़ी खड़ी कांपने लगी थी। अहान ने तुरंत उसका हाथ कसकर थाम लिया। अक्सर और प्याली को इस तरह से देखकर उन दोनों को ही एक अजीब सा डर लगने लगा था। अति प्याली की तरफ देखते हुए बोली, ये सब क्या है प्याली? आखिर चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच? तुम दोनों इतने बेवकूफ़ी भरे डिसीजन कैसे ले सकते हो? अक्षर को तो हमेशा से ही गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, वो हमेशा से ही इस तरह के फैसले लेता है, लेकिन तुम तो समझदार हो ना, तुम तो उसे समझा सकती हो, तुम प्यार करती हो उसे।
प्याली ने अपनी आंखों से अपने आंसू साफ किए और अति की तरफ देखते हुए बोली, सॉरी बेबी डॉल, लेकिन शायद यही हम दोनों के रिश्ते की किस्मत थी। अति गुस्से से बोली, किस्मत कुछ नहीं होती है प्याली, अपना रिश्ता खुद अपने हाथों से बनाया जाता है। अगर तुम अक्सर से प्यार करती हो तो तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्याली बोली, प्लीज़ बेबी डॉल, मुझे मत रोकिए, मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे इजाज़त दीजिए। ये बोलकर उसने अति के पैरों को छूने के लिए नीचे की तरफ अपना सिर झुकाया तो अति तुरंत पीछे हट गई। आरजू भी गुस्से से बड़बड़ाते हुए बोली, जिसे जो करना है करें, मुझे अब किसी से कोई बात ही नहीं करनी। ये बोलकर वो तुरंत अपने रूम में चली गई। जशन और तक्षक भी वहीं पर खड़े प्याली को जाते हुए देख रहे थे। जन्नत तुरंत प्याली के पास आई और रोते हुए बोली, प्लीज़ भाभी, यहाँ से मत जाइए ना। अगर आपके अक्षर भाई से लड़ाई हुई है तो हम सब बात करेंगे। मैं बात करूँगी अक्षर भाई से। अक्षर भाई मुझे बहुत प्यार करते हैं, आपको नहीं पता। उन्होंने मुझे अपनी बहन माना हुआ है, वो ज़रूर मेरी बात सुनेंगे। प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। उसे यूं देखकर प्याली का दिल कांप रहा था और आहान को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। प्याली उसे देखते हुए हल्का सा मुस्कुराई और फिर उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोली, सबका ख्याल रखना, खासकर मिस्टर शेखावत का। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से चली गई और जन्नत बस उसकी तरफ देखती रह गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आहान उसके पास आया तो जन्नत तुरंत उसके सीने से लग गई और भी ज़्यादा रोने लगी। वो रोते हुए बोली, ये क्या हो गया? अक्सर भाई और भाभी ऐसे कैसे अलग हो सकते हैं? कल तक तो सब ठीक था, तो आज आज अचानक ये सब क्या हो गया? प्लीज़ आप कुछ कीजिए ना हान, प्लीज़ भाई से बात कीजिए, प्लीज़ भाभी को वापस ले आइए हान। उनके बिना ये घर घर नहीं लगेगा, उन दोनों को वापस ले आइए। आहान ने उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक अक्सर और प्याली के बीच हुआ क्या। इतना तो वो भी जानता था कि उन दोनों के बीच काफ़ी वक्त से कुछ टेंशन चल रही है, लेकिन उसने उन दोनों के मामले में इंटरफियर नहीं किया। अक्सर कभी किसी की सुनता ही नहीं था, तो आहान की तो सुनता ही क्या। वो तो जशन और तक्षक को भी अपने सामने कुछ नहीं मानता था। वो जन्नत को समझाते हुए बोला, डोंट वरी हेवन, कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं बात करूँगा उन दोनों से, वो दोनों बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। जन्नत रोते हुए बोली, मुझे बहुत बुरा लग रहा हान, ऐसा नहीं होना चाहिए था। प्याली भाभी बहुत अच्छी है, वो बहुत प्यार करती है भाई से, लेकिन पता नहीं अचानक से क्या हुआ। प्लीज़ कुछ कीजिए हान, प्लीज़ कुछ कीजिए। दूसरी तरफ प्याली शेखावत मेंशन से बाहर आई और बाहर आते ही वो एक कैब में बैठी। उसके गाड़ी में बैठने के बाद कैब ड्राइवर ने पूछा, कहाँ जाना है आपको मैडम? प्याली बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, राजपूत मेंशन। शेखावत मेंशन में किसी का भी डिनर करने का मन नहीं था, इसलिए हर कोई अपने रूम में बिना डिनर किए ही जा चुका था। अक्सर और प्याली दोनों ही घर छोड़कर जा चुके थे, जिसके बाद सबके चेहरे मायूस थे। जहान का कमरा, जन्नत बेड पर बैठी थी और उसके हाथों में उसकी बुक थी, जिससे उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। जब अक्सर और प्याली के बारे में सोचकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते तो आहान तुरंत उसे डांट देता। इसलिए जन्नत ने अपनी बुक्स उठा ली थी ताकि आहान से अपना चेहरा छुपा सके, लेकिन आहान बहुत अच्छी तरह से जानता था वो क्या कर रही है। वो पढ़ नहीं रही, बल्कि अपनी आँखों को रो रो कर ख़राब कर रही है। उसने नीचे सर्वेंट को डिनर ऊपर भिजवाने के लिए कहा हुआ था। जैसे ही दरवाज़ा नॉक हुआ, जन्नत ने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा, इस उम्मीद से कि शायद कोई ये बताने आया हो कि अक्सर और प्याली दोनों घर वापस आ चुके हैं।
लेकिन जब उसने एक सर्वेंट को ट्रे अपने हाथों में लिए रूम के अंदर आते देखा तो उसका चेहरा एक बार फिर से मायूस हो गया। उस सर्वेंट ने डिनर टेबल पर लगाया और तुरंत वहाँ से चली गई। अहान जो इतने वक्त बालकनी में खड़ा था वो जन्नत के पास आया और बोला, हेवन, चलो डिनर करो। जन्नत ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा। जन्नत की लाल आंखें देखकर एक बार के लिए अहान का दिल कांप उठा। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि जन्नत इतना ज़्यादा भी रोती होगी। हालांकि वो जानता था कि जन्नत बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है, छोटी छोटी बातों को भी दिल पर ले लेती है और रोने लगती है। लेकिन वो अक्सर प्याली की वजह से इतना ज़्यादा हर्ट हो जाएगी, उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। वो बेड पर जन्नत के पास बैठा और उसका हाथ अपने हाथ में थाम कर बोला, अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो कैसे चलेगा हेमन? अक्सर भाई और प्यारी भाभी के बीच जो कुछ भी चल रहा है वो उन दोनों का पर्सनल मैटर है, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं अक्सर भाई से बात करूँगा तो वो मेरी बात मान लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। मैं क्या, अगर कोई भी उनसे बात करेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो वही करेंगे जो उनकी मर्ज़ी है, जो उनका दिल बोलता है। और प्याली भाभी तब तक इस घर में वापस नहीं आएंगी जब तक अक्सर भाई खुद उन्हें नहीं लेकर आएंगे। इसलिए हमारा कोई भी एफर्ट कुछ भी नहीं कर सकता। भूखी रहकर तुम सिर्फ अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही हो, जो मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। जन्नत की आंखों में एक बार फिर से नमी तैरने लगी। अहान ने अब एक गहरी सांस ली और ऊपर उठकर जन्नत को भी अपनी गोद में उठा लिया। जन्नत मायूसी से बोली, मेरा खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं है अहान। प्लीज़, मैं कल सुबह होते ही ब्रेकफास्ट कर लूँगी, लेकिन अभी नहीं। अभी वो बोल ही रही थी कि अहान उसे लेकर सोफे पर आ गया। उसने जन्नत को अपनी गोद में उठाया। जन्नत मना कर रही थी, लेकिन अहान ने निवाला बनाकर उसके होठों की तरफ बढ़ा दिया और बोला, तुम्हें मेरी कसम। जैसे ही अहान ने ये कहा, जन्नत कुछ पल उसे देखती रही और फिर उसने अपने होठों को हल्का सा खोल दिया। अहान की कसम तो वो अपने सपनों में भी नहीं तोड़ सकती थी। अहान उसके चेहरे को गौर से देख रहा था। जन्नत ने सिर्फ एक रोटी खाई और फिर अहान के सीने से लगकर बोली, प्लीज़ अहान, अब और ज़िद मत कीजिएगा, इससे ज़्यादा मुझे नहीं खाया जाएगा। अहान ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। वो जानता था कि सच में जन्नत का खाना खाने का मन नहीं है, पर जितना खाना फिलहाल ज़रूरी था उतना तो उसने उसे खिला ही दिया था। वो जन्नत को वापस बेड पर लेकर आया और उसे अपनी गोद में लेकर ही बैठा रहा। जन्नत उसकी गोद से निकल भी नहीं रही थी। अहान यूं ही उसके बालों को सहलाता रहा और जन्नत धीरे धीरे गहरी नींद में चली गई। उसके सोने के बाद अहान एक बार फिर से उसके चेहरे को गौर से देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ अमानत और रेयान दोनों रात के तकरीबन 10 बजे मुंबई के सबसे बड़े फूड स्ट्रीट एरिया में थे। जब भी मोमोज़ की बात आती तो अमानत को यहीं आना पसंद था, इसलिए रेयान उसे यहीं लेकर आया। अब अमानत का बेबी बम्प भी थोड़ा और ज़्यादा निकलने लगा था। उसका 5th मंथ शुरू हो चुका था, इसलिए वो और भी ज़्यादा क्यूट लगती थी। रेयान ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और दोनों फूड स्टॉल पर खड़े थे। एक बार पहले भी रेयान उसे ऐसे ही मोमोज़ खिलाने लेकर आया था। तब अमानत पूरी तरह से चिड़ी हुई थी, लेकिन आज तो अमानत का चेहरा एकदम खिला खिला था। जैसे ही स्टॉल वाले ने उनके सामने मोमोज सर्व किए, अमानत बिल्कुल बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोली, मुझे तुम्हारे हाथों से खाना है रेयान। रेयान ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अमानत ने अपने होठों को हल्का सा पाउट बनाया और अपनी पलकें झपकाई तो रेयान को उस पर हंसी आ गई। उसे हंसते हुए देख अमानत के चेहरे पर भी मुस्कुराहट तैर रही थी। ये नज़ारा तो उसे कभी कभी ही देखने को मिलता था। रेयान ने हंसना बंद किया और अमानत की तरफ देखते हुए बोला, तुम भी ना एक नंबर की नौटंकी हो, खिलाता हूँ मैं अपने हाथों से। ये बोलते हुए उसने जल्दी से मोमोज उठाया और उसमें चिल्ली गार्लिक सॉस में लगाने के बाद हल्की सी
मेयोनीज लगाकर अमानत के होठों की तरफ बढ़ा दिया। अमानत चटकारे लेकर खड़ी थी। उसे मिर्ची लग रही थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। पर अचानक ही जैसे उसने 3-4 मोमोज फिनिश कर लिए, वो एकदम से अपनी जगह से उठी और थोड़ा ऊंची ऊंची चिल्लाने लगी, मिर्ची, मिर्ची। रियान ने उसे ऐसे देखा तो तुरंत बोला, अगर इतनी मिर्ची थी तो पहले बोलना चाहिए था ना ट्रेजर। तुम्हें इतनी मिर्ची खानी ही नहीं चाहिए। मैं ही पागल हूँ जो तुम्हें यह सब खिला रहा हूँ। मुझे यह सब खिलाना ही नहीं चाहिए था। अभी वो बोल ही रहा था कि अमानत गुस्से से बोली, मुझे मिर्ची लग रही है रियान, और तुम मुझे और ज़्यादा डांट रहे हो ताकि मैं और ज़्यादा रोऊं। तुम्हें इस वक्त बच्चे को भी कितनी ज़्यादा मिर्ची लग रही होगी, उनको भी जलन हो रही होगी, प्लीज़ कुछ करो ना। ये बोलते हुए वो अपने लिप्स पर हल्की हल्की अपनी टंग घुमा रही थी। रियान ने उसे देखा और बोला, सच में इतनी ज़्यादा मिर्ची लग रही है? अमानत गुस्से से बोली, नहीं, मुझे एक्टिंग करने का शौक चढ़ा है। ये बोलते हुए उसका मुंह सच में बहुत ज़्यादा बना हुआ था। रियान स्टॉल वाले की तरफ देखते हुए बोला, आपके पास पानी है क्या? वो स्टॉल वाला पानी की तरफ इशारा करने को हुआ, लेकिन अमानत ने तुरंत अपना सिर ना में हिलाया। स्टॉल वाला हैरान हुआ, लेकिन फिर तुरंत बोला, नहीं, पानी पानी तो था, लेकिन अब खत्म हो गया। रियान गुस्से से बोला, तो आपको पानी रखना चाहिए ना। आपको पता नहीं है क्या आपकी ये चिल्ली गार्लिक कितनी ज़्यादा तीखी है? इससे लोगों को मिर्ची लगेगी। तो आपको पानी का स्टॉक तो रखना चाहिए ना। अब मैं पानी कहाँ से लाऊं? ये बोलते हुए रियान के चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। तभी उसे सामने एक शॉप नज़र आई। वो अमानत की तरफ देखते हुए बोला, तुम यहीं पर रुको, मैं वहाँ से पानी की बोतल लेकर आता हूँ। अमानत ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोली, मैं इतना टाइम वेट नहीं कर सकती हूँ रियान, मुझे बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही है। प्लीज़ प्लीज़ कुछ करो ना। रियान इरिटेट होकर बोला, मैं क्या करूँ ट्रेजर, तुम बताओ, मैं क्या करूँ? मुझे पानी लेने तो जाने दो ना। पानी लेकर आऊँगा तभी तो तुम्हें पानी पिलाऊँगा और तुम्हारी मिर्ची खत्म होगी। अभी वो बोल ही रहा था कि अमानत ने उसका हाथ छोड़ और उसके बिल्कुल करीब हो गई। रियान का दिल धक सा रह गया, क्योंकि अमानत ने उसके करीब आते ही उसके होठों पर अपने होठ रख दिए थे और उसे किस करना शुरू कर दिया था। रियान की आंखें अचानक से बंद हो गई और उसने अपना हाथ अमानत की पीठ पर रख दिया। अमानत उसे बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होकर किस कर रही थी। हालांकि उसकी किस पूरी तरह से सॉफ्ट थी। रियान और अमानत के बीच पहले भी किस हुई थी, लेकिन उस किस के बारे में रियान को कुछ नहीं याद था, जबकि अमानत को सब कुछ याद था कि कैसे होली पर उन दोनों ने नशे में एक दूसरे को ऐसे ही पैशनेट होकर किस किया था। रियान का हाथ अमानत की पीठ पर कसता ही जा रहा था, लेकिन वो अमानत को किस नहीं कर रहा था और अमानत को बस उसके रिस्पॉन्स का इंतज़ार था। लेकिन काफ़ी देर तक उसे यूं ही किस करते रहने के बाद भी रियान ने उसे रिस्पॉन्स नहीं दिया। अमानत की आंखों में नमी तैरने लगी। मिर्ची तो उसे वैसे भी नहीं लग रही थी। वो रियान के होठों से अपने होठ हटाने लगी कि अचानक ही रियान ने उसे रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया। वो भी उसे किस करने लगा था। अमानत की धड़कन तेज़ी से बढ़ गई और एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर खिल गई। उसकी आंखों की वो नमी अब आंखों की खुशी बनकर आंखों में झलकने लगी, क्योंकि वो अपनी आंखें खोलकर रियान के चेहरे को गौर से देख रही थी। एकदम लाल सा चेहरा, हल्का पसीना और हद से ज़्यादा अट्रैक्टिव। अमानत का मन कर रहा था उसके होठों को छोड़कर उसके पूरे चेहरे पर अपने होठों की छाप दे दे। वहीं रेयान किस कर रहा था, लेकिन बहुत मुश्किल से। उसके लिए ये सब बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहा था, पर अंदर ही अंदर उसे तकलीफ़ महसूस हो रही थी। तकरीबन 5 मिनट बाद उसने अमानत के होठों को छोड़ा। अमानत ने रेयान के होठों की तरफ देखा। एक लड़की के होठ भी इतने लाल ना हो जितने रेयान के हो चुके थे। उसे देखते हुए अमानत का खुद का चेहरा एकदम लाल हो गया। वो अपना चेहरा झुकाकर बोली, मुझे मुझे अब और कुछ नहीं खाना।
इतना बोलकर वो गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। रेयान उसे रोकते हुए बोला, आइसक्रीम। अमानत ने पलटकर उसकी तरफ देखा और फिर एक नज़र उसके होठों की तरफ देखते हुए बोली, उससे भी मीठा कुछ खा लिया मैंने। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा गहरी थी। अब वो तुरंत गाड़ी की तरफ बढ़ गई और रेयान उसे जाते हुए देखने लगा। उसने अपना चेहरा हल्का सा घुमाया तो आंखों में एकदम से गहरी लाली छा गई। उसके दिल का दर्द उसकी आंखों में दिखाई देने लगा था। वहीं दूसरी तरफ राजपूत मेंशन। जैसे ही वो कैब मेंशन के पार्किंग एरिया में आकर रुकी, अंदर हॉल में बैठे हुए एक शख्स के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। वो तुरंत सोफे से उठा और बार काउंटर पर जाकर अपने लिए ड्रिंक बनाने लगा। कैब से बाहर निकलकर प्याली अंदर की तरफ आई और अंदर आते ही जैसे वो दरवाज़ा खोलकर हॉल की तरफ आई, उसकी धड़कनें तेज़ी से बढ़ने लगी। वो अपना चेहरा इधर उधर घुमाकर किसी को ढूंढ रही थी। तभी एक शख्स ने पीछे से उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। प्याली एकदम से कांप उठी। उसने तुरंत पलटकर पीछे की तरफ देखा। उसके सामने कोई और नहीं, कर्म राजपूत खड़ा था। प्याली की आंखों में नमी तैर रही थी। वो कुछ बोलती उससे पहले ही कर्म उसके करीब हुआ और हल्का सा उसके चेहरे पर झुककर बोला, वेलकम मिसेस शेखावत, वेलकम। हमारे इस छोटे से घर में आपका स्वागत है। ये बोलते बोलते कर्म अचानक से रुका और बोला, ये क्या बात हुई? तुम तो अब मिसेस शेखावत हो ही नहीं, तो फिर मैं तुम्हें मिसेस शेखावत क्यों बोल रहा हूँ? यह बोलकर वह ज़ोरों से हंसने लगा। उसकी बात सुनते हुए प्याली के चेहरे पर गुस्सा और बेबसी साफ झलक रही थी। प्याली उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब तो मैंने वो कर दिया ना जो तुम चाहते थे। छोड़ दिया मैंने शेखावत मेंशन, छोड़ दिया मैंने मिस्टर शेखावत को। अब तो मुझे वो लौटा दो। कर्म हंसते हंसते रुका और बोला, इतनी भी क्या जल्दी है बटरकप? उसके मुंह से अपने लिए बटरकप सुनकर प्याली का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। कर्म उसके बिल्कुल करीब आया और उसके चेहरे पर अपना हाथ रखकर उसके गाल को सहलाते हुए बोला, क्या हुआ? मेरे मुंह से बटरकप अच्छा नहीं लग रहा क्या? वो अक्सर शेखावत भी तो तुम्हें इसी नाम से बुलाता है ना, तब तो बहुत अच्छा लगता है तुम्हें। तो अब क्या प्रॉब्लम हो गई? पर सॉरी बटरकप, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है भी तो मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें मैं इसी नाम से बुलाऊंगा। ये बोलते हुए उसने प्याली के नाजुक से होठों को बड़े ही ज़ोर से सहलाया। प्याली की आंखों में नमी और भी ज़्यादा तैरने लगी। उसने तुरंत कर्म का हाथ दूर झटकाया और बोली, दूर रहो मुझसे। तुमने मुझे सिर्फ यहाँ पर आने के लिए कहा था। मैं तुम्हारे यहाँ पर बदतमीज़ी बर्दाश्त करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ तुमसे वो लेने आई हूँ। कर्म बड़ी ही तरस भरी आवाज़ में बोला, कितना तड़प रही हो ना उसके लिए? इतने दिनों तक ये तड़प कहाँ थी? जब तुम उस अक्सर शेखावत के साथ अपने नाजायज़ रिश्तों को एंजॉय कर रही थी, तब ये तड़प कहाँ थी? जब उसका बिस्तर गर्म कर रही थी, तब तुम्हें याद नहीं आया कि तुम्हारा एक बेटा भी है और अब तुम अपने उस बेटे के लिए इतना तड़प रही हो? उसकी बात सुनकर प्याली गुस्से से बोली, माइंड योर लैंग्वेज। मैंने कहा ना, मैं यहाँ पर तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई हूँ। तुम चाहते थे कि मैं मिस्टर शेखावत से दूर हो जाऊँ, तो मैं उनसे दूर हो गई। अब अपनी बकवास बंद करो और मुझे मेरा किट्टू वापस दो। कर्म एकदम सरकास्टिक वे में बोला, और अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारा किट्टू तुम्हें वापस नहीं दूंगा तो? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एटीट्यूड भरे एक्सप्रेशन थे। प्याली गुस्से से बोली, खबरदार अगर तुमने मेरे साथ ये घटिया खेल खेलने की कोशिश भी की। मुझे मेरा किट्टू चाहिए। जल्दी से मुझे मेरा किट्टू दो, ताकि मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊँ। अब मुझे यहाँ पर रहना भी नहीं है। कर्म तिरछा मुस्कुराया और बोला, ऐसे कैसे मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे दूँ बटरकप? अब इतने दिनों से तुम उस अक्सर शेखावत को एंजॉय करवा रही थी, तो थोड़ा बहुत एंजॉय करना तो मेरा भी बनता है ना। उसकी तो तुमने रातें रंगीन कर दी और मेरा टाइम आया तो तुम्हें ये शहर छोड़कर जाना है।
नहीं बटरकप, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। ये बोलते हुए उसने प्याली की कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लिया। गाइस, लास्ट में आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। मैं आप सभी स्टोरी लवर को बताना चाहूँगा कि हमारे स्वीट सीजल चैनल पर हम चाइनीज़ ड्रामा स्टोरीज़ को हिंदी में एक्सप्लेन करके वीडियो के साथ दे रहे हैं। तो प्लीज़ एक बार स्वीट सीजल चैनल पर विज़िट ज़रूर करें, और अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।